नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम उत्तर मुगल काल का भाग 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जो विभिन्न सारे राजाओं को देखेंगे उत्तर मुगल काल के, तो इसी से मुगल वंश का पतन यहाँ से प्रारंभ होगा। इसमें हम जो उत्तर मुगल काल के राजा जैसे मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, लंपट मूर्ख हुआ, इस टाइप से बहुत सारे राजाओं को, घृणित कायर हुआ, इन सबको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का आज भाग 3 आधुनिक भारत प्रारंभ होगा। इससे पहले ऐतिहासिक काल से पहले हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, तथा ऐतिहासिक काल में पहला भाग प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत और आज से आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। अगर आपने प्लेलिस्ट में वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको आगे की स्थिति अच्छे से समझ में आएगी। आज आधुनिक भारत में हम किस किस चैप्टर को पढ़ेंगे? उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, नए साम्राज्यों का गठन होगा, जैसे उत्तर मुगल काल में मुगल काल का पतन होगा, तथा नए जो साम्राज्य होंगे वो गठित होकर सामने आएंगे। अंग्रेजों का संघर्ष होगा सभी के साथ में, वो देखेंगे। उसके बाद जनरल, गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां देखेंगे। 1857 के पूर्व जो प्रमुख छोटे छोटे विद्रोह होंगे उनको देखेंगे। फिर 1857 का बड़ा विद्रोह देखेंगे। उसके बाद हम भारतीय प्रेस का विकास देखेंगे। उसके बाद हम भारत में बौद्धिक जागरण, पुनर्जागरण देखेंगे। इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, इस टाइप में बहुत सारे लोगों को देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी, गांधी युग और सब जितनी चीज़ें होंगी सारी, जो कांग्रेस का विकास होगा, जो छोटी छोटी घटनाएं होंगी वो सारी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो कानून वगैरह आएंगे उनको भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आज़ाद भारत देखेंगे, जो 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत देखेंगे, तथा संविधान सभा वगैरह की हम सारी उपेक्षा इसी में करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में पहले हम देखेंगे एक नज़र में जो पुराने राजा हुए हैं मुगल काल के, उसके बाद हम उत्तर मुगल काल के राजाओं को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत मुगल काल, जिसका समय पीरियड है 1526 से 1707 ईस्वी तक। पहले 1526 से 1530 तक बाबर रहता है। उसके बाद 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं रहता है। हालांकि इसमें 15 वर्ष का बीच में हुमायूं को निर्वास होता है। उसमें शेरशाह सूरी द्वारा सूर वंश की स्थापना भी की जाती है। 1530 से 1540 तक हुमायूं रहता है। पुनः 1555 से 1556 तक ये हुमायूं पुनः रहता है। इस 1540 से 1555 के बीच में जो समय पीरियड होता है उसमें शेरशाह सूरी द्वारा सूरवंश की स्थापना की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर रहता है। उसके बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर रहता है। उसके बाद 1627 से 1658 तक शाहजहां रहता है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहता है। ये मुगल काल के पूर्ववर्ती राजा हैं। उसके बाद अब उत्तर मुगल काल के आगे के राजा हम देखेंगे, जिनका समय पीरियड होगा 1707 से 1857 ईस्वी तक। चलिए वीडियो की आगे देख शुरुआत। उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 ईस्वी के मध्य। इसमें औरंगजेब जो होता है, औरंगजेब तक के पूर्ववर्ती राजा मुगल काल में होंगे। औरंगजेब के बाद में सारे उत्तर मुगल काल में राजा गिने जाएंगे, जिनका समय पीरियड 1707 से शुरू होता है। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के टोटल 5 पुत्र होते हैं, आजम शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद सुल्तान। इसका नाम मुअज्जम होता है, बहादुर शाह जो नाम से राजा बनता है, हालांकि इसका मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श। ये मोहम्मद सुल्तान है, इसकी मृत्यु हो जाती है सब इससे पहले ही, औरंगजेब की मृत्यु से पहले। और ये शहजादा जो अकबर होता है, मोहम्मद अकबर, ये फारस भाग जाता है। इसके बारे में हम औरंगजेब वाले तथा मराठा साम्राज्य वीडियो में हमने इसकी विस्तृत से चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जरूर देखें, तो आपको अच्छे से अकबर के बारे में समझ में आएगा।
फिर बहादुर शाह जब राजा बनता है, पहला राजा, उसके बाद अगला बनता है जहांदार शाह। उसमें जो बहादुर शाह के 4 लड़के होते हैं, जहांदार शाह, अजीम उस खान, रफ़ी उस खान और जहां शाह। इसमें 3 भाइयों को पराजित करके जहांदार शाह राजा बन जाता है। उसके बाद जहांदार शाह की हत्या होकर फर्रुखसियर राजा बनता है। फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दर्जात बनता है। रफ़ी उद दर्जात के बाद रफ़ी उद दौला बनता है। उसके बाद मोहम्मद शाह बनता है, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस होता है। उसके बाद अहमद शाह राजा बनता है। अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय राजा बनता है। आलमगीर द्वितीय के बाद में, हालांकि आलम शाह द्वितीय ही अगला राजा बनता है, लेकिन कुछ समय के लिए दिल्ली में अनुपस्थिति में शाहजहां तृतीय, जो कि काम बख्श का पोता होता है, मुही उस शान का पुत्र होता है, शाहजहां तृतीय, ये कुछ समय के लिए राजा कुछ समय के लिए बन जाता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जब वापस आ जाता है दिल्ली, तो ये पुनः दिल्ली पर राजा बनता है। उसके बाद अकबर द्वितीय राजा बनता है। उसके बाद बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में शामिल होते हैं, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके रंगून की जेल में भेज दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर कि इन सभी में आपस में युद्ध होता है, क्योंकि मुगल परंपरा बराबर ही रक्तपात करती हुई आगे बढ़ती है। हुमायूं के बाद से हुमायूं तक रक्तपात नहीं हुआ है अपने भाइयों में। उसके बाद अकबर ने भी कुछ लोगों को, अपने सगे नहीं लेकिन कुछ लोगों को मरवाया था, बुआ वगैरह के, चचा वगैरह के लड़कों को। उसके बाद जहांगीर ने भी षड्यंत्र किए थे। उसके बाद शाहजहां को भी हमने देखा कुछ षड्यंत्रकारियों में। औरंगजेब खुल के सामने आता है अपने भाइयों का वध करने के लिए। उसी तरीके से औरंगजेब के पुत्र भी आपस में लड़ते हैं, फिर बहादुर शाह के पुत्र भी आपस में लड़ते हैं, और इसी क्रम में ये मुगल परंपरा आगे चलती है। चलिए अब देखते हैं मुगल परंपरा के जो युद्ध हुए हैं औरंगजेब के बाद में, उसको देखते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष, औरंगजेब के बाद का उत्तराधिकार संघर्ष देखते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, अभी पीछे हमने बताया था, और मोहम्मद अकबर फारस भाग जाता है। बचे 3 पुत्रों आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श के बीच वसीयत के माध्यम से औरंगजेब ने साम्राज्य का विभाजन किया था, परंतु मुगल परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि हुमायूं के बाद से बराबर अपने सगे संबंधियों का, फिर अपनों का ही खून बहाने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। अब पहला युद्ध होता है जजाऊ का युद्ध। यह पहला युद्ध आगरा के पास में हुआ, जो औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर पहला युद्ध होता है। यह युद्ध आजम शाह और मुअज्जम के मध्य होता है। मुअज्जम इसमें विजयी होता है। अगला बीजापुर का युद्ध होता है, यह दूसरा युद्ध था। यह दक्षिण भारत में बीजापुर में हुआ था। यह युद्ध मुअज्जम और काम बख्श के मध्य हुआ था। इसमें पुनः मुअज्जम विजयी होता है। ये जजाऊ वाले युद्ध में जो सिखों का भी समर्थन जो होता है मुअज्जम के साथ में होता है, इसलिए मुअज्जम जल्दी से जीत जाता है। इसके बाद में मुअज्जम बहुत सारी सिखों के प्रति, मराठाओं के प्रति बहुत उदारवादी नीतियां अपनाता है, उसको भी अभी आगे हम देखेंगे। मुअज्जम 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये आप देख सकते हैं रक्तपात होते हुए। चलिए अब आगे देखते हैं बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम को। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर सन 1643 ईस्वी में बुरहानपुर भारत में हुआ था। बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब के कट्टरपंथी नीतियों का अंत करके सहिष्णु नीतियां अपनाई। जो औरंगजेब कट्टर नीतियां रखता था दूसरे धर्मों के प्रति, उसने इसको सारी नीतियों को खत्म करके नई मैत्री भाव की नीतियां, सहिष्णु नीतियां अपनाई। बहादुर शाह ने मराठा, राजपूत और सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण नीतियां अपनाई, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी युद्ध में बहुत सारी मदद की थी। साहू जी महाराज को कैद से रिहा कर दिया, जो आगे जाके जब मराठा साम्राज्य में पड़ चुके हैं ना, जो साहू जी महाराज आगे जाके अपनी सत्ता हासिल करते हैं। शासकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि इतिहासकार खफी खान ने इसे साहेब-ए-खबर की उपाधि दी। साहेब-ए-खबर इसी को कहा जाता है। 27 फरवरी सन
1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग समय में ही, बूढ़े समय में ही राजा बनता है, इसलिए इसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद पुनः उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ। फलता बहादुर शाह का शव 10 सप्ताह तक दफनाया नहीं जा सकता, कब लगभग 2.5 महीने तक इसका शव रखा रहता है, उसके बाद ही इसे दफनाया जाता है, क्योंकि उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो इसका बच्चा सफल होगा वो इसे दफनाएगा और कार्य प्रारंभ होंगे। ये रहा बहादुर शाह प्रथम। चलिए अब अगला है जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र जहांदार शाह 1661 में पैदा हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए इसने अपने सभी भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। जो इसके भाई थे उनसे मुगल परंपरा के अनुसार ये भी संघर्ष करता है। मीर बख्शी जुल्फिकार खां की सहायता से इसे गद्दी मिल जाती है। इसका एक भाई अजीम उल शान लाहौर के निकट युद्ध में मारा जाता है। शेष 2 भाई जहान शाह और रफी उल शाह को पदच्युत करके सम्राट बनने में ये सफल हो जाता है जुल्फिकार खां के साथ में। अपने सभी भाइयों में कमजोर था, परंतु जुल्फिकार खां के साथ कारण ये सत्ता पा जाता है। अपने सभी भाइयों में शारीरिक रूप से कमजोर था, मतलब ज़्यादा युद्ध कौशल तथा किसी तरीके से ये पूर्ण नहीं था, और फिर भी ये जुल्फिकार खां के कारण युद्ध में जीत जाता है। इसीलिए कहा जाता था जिसका सेनापति और वजीर मजबूत होता है वो युद्ध में झंडे गाड़ देता था। शासक बनते ही जुल्फिकार खां को ये वजीर बनाता है। लाल कुंवरी नामक एक वैश्या के साथ दिन भर डूबे रहने के कारण सत्ता कार्य जुल्फिकार खां के हाथों में था। जो जुल्फिकार खां था उसी के हाथों में था। ये लाल कुंवरी नामक एक वैश्या थी, उसके साथ ही ये डूबा रहता था दिन भर। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसने जय सिंह को मिर्जा और अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। फर्रुख सियर और सैयद बंधुओं हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां के साथ मिलकर जहांदार खां की हत्या कर देता है। जो फर्रुख सियर होता है वो इसकी हत्या करवा देता है। चलिए अब देखते हैं सैयद बंधुओं को, उसके बाद सैयद बंधु। इन सैयद बंधुओं को देखते हैं कौन है सैयद बंधु। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु कहा जाता है। ये अवध क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई थे। ये 2 मुसलमान भाई हैं जो अवध क्षेत्र के हैं। इनके पास काफ़ी सैन्य शक्ति थी। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है वो बाद में इनकी हत्या करवा देता है। इतिहास में इन्हें शासक निर्माता या किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 3-4 राजाओं को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने कीड़े मकोड़ों की भांति जो मुगल बादशाह होते हैं उनकी हत्या करवा दी थी। इस प्रकार से ये इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला राजा देखते हैं फर्रुख सियर को, जो 1713 से 1719 तक रहता है। ये रहा फर्रुख सियर। फर्रुख सियर और सैयद बंधुओं के कारण सत्ता पर बैठता है। जो फर्रुख सियर होता है वो सैयद बंधुओं के कारण सत्ता पर बैठता है। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद तैनात करता है। फर्रुख सियर ने सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़वाकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे, क्योंकि ये सिखों से द्वेषपूर्ण भावना रखता था तथा बंदा बहादुर से बहुत डरता था, क्योंकि बंदा बहादुर का उस टाइम वर्चस्व तेजी में बढ़ रहा था। इसको डर था कि जिस प्रकार इसने सैयद बंधुओं की सहायता से दूसरे की हत्या करवा के गद्दी पाई है, हो सकता बंदा बहादुर का पावर इतना है कि वो एक दिन मेरी हत्या करके गद्दी पर ना बैठ जाए। इसलिए ये बंदा बहादुर से बहुत डरता था। मरने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाए कि कहीं बंदा बहादुर दोबारा से जिंदा ना हो जाए। फर्रुख सियर की बीमारी का इलाज अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था। सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फर्रुख सियर ने शाही फरमान जारी किया। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फर्रुख सियर एक शाही फरमान जारी करता है, जिसे अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये फर्रुख सियर रहा, इसने अंग्रेजों कंपनियों को बहुत बढ़ावा दिया था। चलिए अब आगे
फर्रुखसियर के बारे में और देखते हैं। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें प्रदान की गई। जो इसने मैग्ना कार्टा जारी किया था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें प्रदान की गई। बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मात्र 3,000 रुपये वार्षिक वर्ष देना होगा। जो वार्षिक कर होगा इनका 3,000 रुपये देना पड़ेगा पूरे बंगाल क्षेत्र में व्यापार करो जाके। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर कहा जाता था। कुछ समय बाद इसे लगता है कि सैयद बंधु आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वह उन्हें हटाने की सोचता है। इससे पहले कि फर्रुखसियर इन्हें हटाता, सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या करवाकर नया राजा घोषित कर दिया। जो फर्रुखसियर होता है वो सोचता है कि सैयद बंधु इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये इन्हें हटाने की योजना बनाते हैं। योजना जो सैयद बंधुओं के पास पहुंच जाती है। सैयद बंधु तुरंत इसकी हत्या करवा के नया राजा रफी-उद-दर्जात को घोषित करते हैं। फरवरी 1719 को राजा बनता है और जून 1719 में फेफड़े की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है रफी-उद-दर्जात की। उसके बाद रफी-उद-दौला ये भी 1719 में ही राजा बनता है। सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दर्जात की मृत्यु के बाद उसके भाई रफी-उद-दौला को राजा घोषित किया, परंतु सितंबर 1719 में बीमारी के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों भाई मर जाते हैं। इसके बाद में अगला राजा नया रंगीला घोषित होता है। अगला राजा है मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 ईस्वी तक रह रहता है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इसे रोशन अख्तर का नाम था इसका। जब गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद शाह के नाम से, और इसे उपाधि मिलती है वो रंगीला के नाम से, तो इसे इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। रफी-उद-दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को राजा बनाया। यह सैयद बंधुओं की फितरत को जानता था। ये जानता था सैयद बंधु क्या करने वाले हैं, और सैयद बंधु हो सकता है कि मुझे मार दें और नया राजा घोषित कर दें जिस दिन हमारा मनमुटाव हुआ। तो अगर सैयद बंधु जिंदा रहते तो इतने लंबे समय तक ये राज्य नहीं कर पाता। इसलिए इसने धोखे से उनकी हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं अली हसन खां को 1720 में फतेहपुर सीकरी में हत्या कर दी गई। जो हुसैन अली थे हसन अली, उनकी हत्या कर दी जाती है फतेहपुर सीकरी में। और दूसरे होते हैं हसन अली खां। इनके बरहा में 1720 में युद्ध में पकड़ लिया गया और 1722 में उन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां को अपना वजीर बनाया, जो हैदराबाद का आगे संस्थापक होगा चिनकिलिच खां, जिसने आगे चलकर मूसी नदी के तट पर हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। इसे हम आगे जब नए राज्यों का साम्राज्यों का गठन देखेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। निजाम उल मुल्क को असद जहां की उपाधि प्रदान की गई इसके द्वारा। सुंदर युवतियों से लगाव के कारण इतिहास में इसे मोहम्मद शाह रंगीला के कहा जाता है। ये सुंदर सुंदर स्त्रियों के चक्कर में बना रहता था दिन भर, और दरबार में भी नग्न होकर तथा स्त्रियों के वस्त्र पहनकर तथा नाटक करके जाता था। इसलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। ये इसकी अच्छी बात थी। इसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था कि अब आज के बाद से कभी भी जजिया कर का नाम भी नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से इसने ये कार्य किए। चलिए मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह कई बार दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था, जैसा अभी पीछे बताया था। ये कई बार स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कई बार बिना वस्त्र के अर्थात नग्न होकर पहुंच जाता था, और ज्यादातर शराब में धुत रहता था। मोहम्मद शाह के अनेक समय में अनेक राज्यों का गठन प्रारंभ हो गया था। जो मोहम्मद शाह था उसके समय में नए कई सारे राज्य उभर कर सामने आते हैं। हैदराबाद निजाम उल मुल्क द्वारा ये हैदराबाद क्षेत्र उभर कर सामने आता है। अवध क्षेत्र सादत खां, ये अवध क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये सादत खां द्वारा बनाया जाता है। बंगाल मुर्शिद कुली खां द्वारा, ये बंगाल क्षेत्र है, ये मुर्शिद कुली खां द्वारा। अगला रोहेलखंड अली मोहम्मद खां और दाऊद द्वारा रोहेलखंड बनाया जाता है। अगला कर्नाटक सादुतुल्ला खां द्वारा, ये कर्नाटक क्षेत्र होता है, ये सादुतुल्ला खां द्वारा बनाया जाता है। अगला भरतपुर बदन सिंह और चूड़ामन द्वारा, ये भरतपुर क्षेत्र बनाया जाता है।
इस प्रकार से ये खंडन होना चालू हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और आगे चल के बहुत सारे नए राज्य उभर कर आएंगे। इसी कारण से अंग्रेज सभी राज्यों पर जीत प्रारंभ कर लेता है, क्योंकि अंग्रेज आराम से छोटे छोटे राज्यों को हरा लेते हैं। अभी तक मुगल सत्ता संगठित थी और अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते थे अंग्रेज, लेकिन अब अंग्रेज जान गए कि छोटे छोटे राज्य हैं, इन्हें हराना आसान होगा। सन 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह होता है वो भारत में आक्रमण करेगा। इसी के साथ ही जो मुगल का साम्राज्य होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये लगभग 70 करोड़ रुपए लूट कर ले जाता है मुगल खजाने से। तो मुगल खजाना तो बिल्कुल खाली हो चुका होता है, इस कारण से मुगल खजाना बहुत कमजोर पड़ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नादिर शाह। ये नादिर शाह आक्रमण करता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। नादिर शाह एक चरवाह जात से संबंधित था। यह पूर्व में एक चरवाह था। इसकी माँ को उसके साथ उज्बेकों ने दास गुलाम बना लिया था। जो उज्बेक थे उन्होंने इसकी माँ के साथ में इसको भी गुलाम बना लिया था। नादिर भागने सकने में सफल रहा और वो एक अफसार कबीले में शामिल हो गया। जो अफसार कबीला था उसमें शामिल हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसने एक तबके का प्रमुख बन बैठा। एक स्थानीय प्रधान बाबा अली बेग की 2 पुत्रियों से ये शादी कर लेता है। नादिर शाह जो नादिर शाह होता है ये शादी कर लेता है। सन 1736 में फारस का शासक बन जाता है। ये फारस रहा, इसी के रास्ते यह भारत में यहाँ पे प्रवेश करेगा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण करता है। 57 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम मचाता है और लूटपाट करता है। ये लूटपाट का कारण ये रहा था कि खबर पाई जाती है कि जो नादिर शाह है वो मारा गया। जो मुगल सैनिक होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं तुरंत नादिर शाह के सैनिकों पर। जो नादिर शाह के सैनिक होते हैं वो बहुत सारे मारे जाते हैं, जिसके कारण तो नादिर शाह गुस्से में आकर सबका दिल्ली में कत्लेआम करवाता है। कहा जाता है कि दिल्ली से लौटने पर उसके पास इतना धन हो गया था कि अगले 3 वर्षों तक उससे जनता से कर नहीं लिया था, क्योंकि उसने इतना सारा रुपया लूटा था भारत से कि आगे इसी के कारण अंग्रेजों की नीयत और बिगड़ गई कि भारत के पास बहुत सारा पैसा है जो नादिर शाह इतना सारा लूट कर ले गया। नादिर शाह अपने साथ लगभग 70 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा लूट कर फारस ले जाता है। कोहिनूर हीरा की कहानी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? वारंगल युद्ध से पढ़ रहे हैं। अभी तक कोहिनूर हीरा की कहानी चल रही है और अभी भी अंग्रेजों के टाइम पे भी चलेगी, रानी विक्टोरिया के समय तक। ये कोहिनूर हीरा बहुत लंबे समय तक सफर करता है। कई राजा आके चले जाते हैं पर कोहिनूर हीरा सफर करता रहता है। अनेक आक्रमणों के कारण नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जो ईरान का नेपोलियन नाम से नादिर शाह को जाना जाता है। जो समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन कहा जाता है और जो नादिर शाह है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसी के साथ ये मुगल काल का प्रथम वीडियो समाप्त होता है। आगे के जो कुछ सम्राट होंगे उनके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके साथ उत्तर मुगल काल समाप्त होगा और आगे फिर हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।